आगाज में आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। 4 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी, जबकि अदालत उस्मा ने हुक्म दिया है कि हुकूमत सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की भी हिदायत कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि सानिया के मुतासरा वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वालिदैन कहते हैं, हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए, हुकूमत वालिदैन को मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तिफ़सार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। वालिदैन चाहते हैं इस वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कार्रवाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इस केस की कोई खास इकदामात नहीं की है। इस केस के हवाले से इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत उन लोगों से मुज़ाकरात कर रही है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म दे हम एक्शन लेंगे। बाद में अदालत ने सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आपको अपडेट करें हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है, जबकि 4 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि हुकूमत सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है, जबकि 4 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया है कि हुकूमत सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि सानिया के मुतासरा वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वालिदैन कहते हैं, हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए, हुकूमत वालिदैन का मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तिफ़सार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कार्रवाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इस केस के हवाले से कोई खास इकदामात नहीं किए। इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत उन लोगों से मुज़ाकरात कर रही है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म दे हम एक्शन लेंगे। बाद में अदालत ने सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने सानिया से मुतल्लिक कमीशन बनाने का हुक्म दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि आसान था हम साबका हुकूमत का हवाला देकर बात खत्म कर देते, लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं। सानिया APS के वक्त मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। नेशनल एक्शन प्लान के बाद मुल्क में हालात मामूल पर आ गए। आज भी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात खत्म हो गई। ने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ज़िंदगी अगर नॉर्मल हुई है तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद फौज ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी, और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी एक क्रेडिट देना बनता है। तो इसी पर विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने APS सानिया के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिम्मेदारान को बेनकाब करने का यकीन दिलाया है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी मतलूब हुई तो पासपोर्ट वीजा जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने
4 ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو، فل بینچ کو، اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے، خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو، خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں، خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کریں۔ اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی حوالے سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور کہتے ہیں سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے، حکومت اے پی ایس سانحہ کے شہید بچوں کے والدین کی امیدوں کے مطابق تفتیش کرے۔ نیوز 1 سے خصوصی گفتگو میں معروف آئینی ماہرین نے سپریم کورٹ کے احکامات کو واضح کر دیا۔ خالد رانجھا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے بہتر تھا تمام حقائق بیان کرتے۔ معروف قانون دان علی ظفر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی پیشی غیر معمولی بات تھی۔ سپریم کورٹ میں سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی پیشی۔ نیوز 1 سے خصوصی گفتگو میں ملک کے معروف آئینی ماہرین نے اے پی ایس اسود نوٹس کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا ہے اس سے اداروں کے درمیان روابط بہتر ہوئے۔ معروف قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا کہنا تھا سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے کہ سانحہ کی تفتیش شہید بچوں کے والدین کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ ظاہر ہے کہ بچے تو ان کے واپس نہیں آ سکتے ہیں، مگر جتنے مسئلے ہیں ان کے اس بچوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے یا اس سانحے کی وجہ سے ان سب کا ازالہ کریں، یہ ہے اس کا مطلب۔ سینئر وکیل خالد رانجھا نے کہا پیشی کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اب تک کی تفتیش کے تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھتے۔ اگر تو انہوں نے فیصلہ کیا خود پیش ہونے کا تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں مکمل انکشاف کرنا چاہیے تھا کہ یہ پروسیس ہم نے طے کیے، یہاں پہ ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ ڈسکلوجر از دا مین تھنگ۔ اگر ڈسکلوجر صحیح کر جائے اور مکمل کر جائے دیٹ پروموٹس کانفیڈنس ان دا پرائم منسٹر۔ معروف وکیل علی ظفر نے وزیر اعظم کی پیشی کو غیر معمولی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ انیوژل ہے، بڑا غیر معمولی بات ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو سیدھا بلا لیں، لیکن ان کو بلایا گیا، پرائم منسٹر صاحب آئے اور پھر انہوں نے انفارم کیا کورٹ کو کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کمپلیٹ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ اگر کوئی ڈائریکشن دیتا ہے اس معاملے میں کیونکہ یہ نیشنل معاملہ ہے تو ہم اس کے اوپر کارروائی کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس حکم کی تعمیل ہوگی۔ آئینی ماہرین کا کہنا تھا حکومت کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ تفتیش کو عدالت کے احکامات کی روشنی میں انجام تک پہنچائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ دعوت میں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز شریک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان موجودہ صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کو بریف کریں گے اور کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے پر ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں بھارتی کلبھوشن جادو، انتخابی اصلاحات اور ووٹنگ مشین سمیت دیگر معاملات پر قانون سازی کی جائے گی۔ غیر معمولی اجلاس سے متعلق حکومت اور اپوزیشن نے اپنی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا جس میں قانون سازی کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 2 بلز پر حکومت کو شکست کے بعد اپوزیشن ارکان کے حوصلے بلند کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی بلز مسترد کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپوزیشن رہنماؤں کو عشائیہ دیا، جبکہ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے شہباز شریف، اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی سربراہان اور اپوزیشن کے تمام ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کی متفقہ حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कराने के लिए अपोजिशन सैनेट में करारदाद लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक करारदाद अपोजिशन अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से आज ही ऐवान बाला में करारदाद जमा कराए जाने का भी इम्कान है। करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में टूर्नामेंट की दूसरी मजबूत तरीन टीम इंग्लैंड न्यूजीलैंड से टकराएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7 बजे अबूधाबी शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड T20 की रंगीनियां इख्तिताम की जानिब गामजन। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में घमसान का रन पड़ेगा। कीवीज इंग्लैंड से 2019 वनडे वर्ल्ड कप का हिसाब बराबर करने को बेकरार। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे आमने सामने आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक हुए 21 T20 टाकरों में से 12 इंग्लैंड के नाम रहे। 7 में कीवीज ने फतह समेटी, एक मुकाबला टाई और एक बेनतीजा रहा। वनडे वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने आई थी, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड की टीम फातेह बनी। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा अहम और सनसनीखेज सेमीफाइनल कल होगा। नाकाबिल शिकस्त शाहीन सख्त हरीफ कैंगरूज को दबोचने के लिए तैयार। अहम तरीन दंगल शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त का पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार है। कप्तान बाबर और रिजवान कैंगरूज पर झपट्टा मारेंगे। And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. जारे मिजाज आसिफ अली का भी हरीफ खिलाड़ियों पर खौफ सवार। And 6 more. And again, half a dozen more. Bang, bang. No, he can't. Told you 6 was coming, Nas. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. बॉलिंग में पाकिस्तान के पास शाहीन, हारिस और हसन मजबूत हथियार हैं। All out! What a beauty! He's on absolute fire. Off the pad onto the stumps. Harris Ralph strikes. That's quick. Bowled him. He's done it. हसन अली। उधर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच के बल्ले ने रन गुजरे तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। वार्नर और स्मिथ को काबू ना किया तो जीत हार में बदल सकती है। That's better. Stand still and crunched it over extra cover. Another poor bit of fielding in the grandstand. ग्रीन शर्ट्स 5 मैचेस जीतकर मेगा इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी जानिब कैंगरूज ने 8 पॉइंट के साथ बेहतर रन रेट की बदौलत जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई है। पाकिस्तान अभी तक कमजोर साबित होने वाले हसन अली और फखर जमान को तब्दील किए बगैर बेहतरीन कारकर्दगी से ऑस्ट्रेलिया को जेर करने के लिए पुरअज़्म है। This ICC Men's T20 World Cup in style wins. शाबाश टीम पाकिस्तान, ट्रॉफी लाओ पाकिस्तान। टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। न्यूज़ 1 को वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्ती का है समा, झूमे ये जहां, है सितारों का ये इम्तिहान। शाबाश टीम पाकिस्तान, जैसे तुमने इंडिया न्यूजीलैंड को हराया वैसे ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में जाओ और ट्रॉफी कर लेके आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। I wish Pakistan team the best of luck
in the semi-final and the final. Well done, Pakistan. Pakistan team Zindabad. Pakistan Zindabad. शाबाश टीम पाकिस्तान, जैसा तुमने इंडिया और न्यूजीलैंड को हराया वैसे ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में जाओ और ट्रॉफी घर लाओ। पाकिस्तान पहले भी सारे मैच जीता है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दुआ शाहीन अफरीदी के साथ है, बाबर आजम के साथ है, रिजवान के साथ है, पूरी पाकिस्तान की टीम के साथ है। इंशाल्लाह इस बारी पाकिस्तान T20 का टूर्नामेंट जीतेगा। पाकिस्तानी टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराया तो हराएंगे, ट्रॉफी जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद। साबिक ओलंपियन राना मुजाहिद, मुदस्सर अली खान, अंजुम सईद ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौमी टीम को फेवरेट करार दे दिया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। स्पेशली मोहम्मद आसिफ, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है। अफरीदी से बड़ी उम्मीद है कि वो बॉलिंग में अच्छा काम करेंगे और ये बैटिंग में अपना काम दिखाएंगे। पूरे पाकिस्तान का मोराल हाई है और मेरी भी और हॉकी की भी और पूरे पाकिस्तान की स्पोर्ट इनको हासिल है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा और बड़े ग्रेसफुली तरीके से जीतेगा। पहले होता था कहीं ना कहीं लैग कर रही होती, कहीं ना कहीं बैटिंग नहीं चाह रही होती या फील्डिंग जो हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ कि लड़कों का जो एटीट्यूड है, जो परफॉर्मेंस है, वो डे बाई डे बेहतर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना मुश्किल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अगर मैं देखूं तो समझता हूं कि वो एक एक्सपीरियंस साइड है। समझता हूं कि मैच जो होगा वो एक अच्छा सख्त मुकाबला होगा। ऑल टाइम पाकिस्तान फेवरेट, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को जीतना चाहिए और अगर पाकिस्तान पहले 6 ओवर, मैं सुजेशन देना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो पहले पावर जो ओवर्स हैं उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि 60 से 65 स्कोर ज़रूर करे। मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो रिजवान है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौमी टीम की जीत के लिए हिंदू बरादरी भी दुआ को है। कराची में एक हिंदू फैमिली के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अब्दुल हफीज बलोच। उनसे मजीद जानते हैं। जी हफीज, आगाह कीजिएगा, क्या बच्चे भी दुआएं करने में मसरूफ हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम के लिए जहां पूरी कौम दुआ गो है, वहां पर पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी दुआओं में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते। इस वक्त हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के डॉक्टर राकेश मोतियानी मौजूद हैं। क्या दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? हम भगवान के दर पे प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा भी की है कि हमारे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में खुशियों की ज़रूरत है और वो खुशियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मुसलसल जीत के पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले दुआएं की और वो दुआएं हमारी मालिक ने सुनी और पाकिस्तान जीता, जिसमें इंडिया को भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी। इसी तरह से हम कल की मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराए और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आए, ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम को खुशी मिले। और हमने आज जो दुआएं की है वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं, पाकिस्तान की बका के लिए की है, पाकिस्तान सलामत रहे। पाकिस्तान की अफवाज के लिए भी हमने पूजा की है कि पाकिस्तानी अफवाज भी हमारे जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनकी सलामती के लिए हमने दुआएं की है कि पाकिस्तान हमेशा शाद और आबाद रहे और पाकिस्तान इसी तरह से कामयाब और पाइंदाबाद रहते रहे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी हमेशा हमने यही देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की टीम। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट। कायदे आज़म ने जिसके लिए अपनी सेहत को पीछे रख के मुल्क के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल की थी, वो एक बड़ा एक ख्वाब था कि एक अजीम मुल्क बनेगा, दुनिया में मिसाल बनेगी कि असल में इस्लाम के असूलों के ऊपर कैसे एक मुल्क खड़ा हो सकता है और एक अजीम कौम बन सकता है। और ये जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे, वो सब ये समझते थे कि एक दफ़ा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक मॉडल बनाया था, असूल उन्होंने सेट किए थे। पहले एक माशरे की इखलाकियात उठाई थी, मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर की थी, और फिर वही कौम जिसकी हैसियत कोई नहीं थी उसको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाया।
تو یہ ماڈل اس لیے میں واضح بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب سے کامیاب دنیا کا ماڈل ہے. کسی دنیا کی کسی لیڈر نے یہ نہیں کیا کہ ایک قوم جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی 15-20 سالوں کے اندر اس نے دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی, سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئے. تو اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, ان کے راستے پہ چلو, اور یہ یاد رکھیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے. یعنی جو انسان, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو جو انسان ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. تو اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر یا چائنا کے اندر وہ ان اصولوں پہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر یہودی جس طرح انہوں نے تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کی تھی, اگر وہ اس تعلیم کے اوپر وہ زور دیں گے جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر تک جاؤ علم سیکھو, اور چائنا جاؤ علم سیکھنے کے لیے, تو اگر یہودی کریں گے وہ اوپر چلے جائیں گے, کیونکہ رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے وہ آئے تھے. تو جو بھی انسان ان کے پرنسپلز پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ ہے مقصد جو 25 سال پہلے تحریک انصاف کا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی جو کہ مدینہ کا ماڈل تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو اب سیشن ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں, اگر ایک معاشرے کے اندر ان کی اخلاقیات, ان کی morality اگر قائم ہے, آپ ایٹم بم مار کے بھی اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے, 10 سالوں میں کھڑی ہو گئی. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی, وہ بھی 10 سالوں میں قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کیونکہ ان کی morality قائم تھی, ان کے moral standards قائم تھے. تو قوم جب اس کی morality جاتی ہے, تو میں بار مثال دیتا ہوں لیبنان کی. بیروت کو ہماری زندگی میں ہمیشہ پیرس آف مڈل ایسٹ کہتے تھے, آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہے. 75% لوگ ان کے غربت کی لکیر سے نیچے جانے لگے ہیں, جو سارے مڈل ایسٹ میں مثال دیتے تھے اس کی. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کے لوگ جو سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے والے نوجوان تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے. اور کرپشن ایک سمٹم ہے. جب آپ کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے تو کرپشن آتی ہے. جب آپ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے تو آپ انصاف کر سکتے ہیں. قوم جس کی اخلاقیت ختم ہو جاتی ہے وہ انصاف بھی نہیں کر سکتی. وہ وہی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون. مطلب کہ جو انصاف نہیں کر سکتی قوم وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج سیشن ہے اس کا مقصد تھا کیا؟ سمپل مقصد ہے کہ 1970 کے بعد جتنی الیکشنز ہوئی ہیں ساری کنٹروورشل ہوئی ہیں. ہارنے والے نے مانا ہی نہیں رزلٹ, وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو جب اگر 50 سال میں ہم الیکشنز فری اینڈ فیئر کا مطلب جس طرح ان ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتی ہے سب تسلیم کرتے ہیں رزلٹ, تو اگر ہم 50 سال میں یہی نہیں کر سکے تو یہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں, اس کے پاس موقع ہوتا ہے نیچے اپنا سارا پولنگ سٹاف اپنا کر دے, ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے. تو جس نے آ کے اصلاحات کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنی, وہ کیوں بنی؟ 126 دن کا ہم نے کیوں دھرنا دیا؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا کہ وہ سلیکشن کے اندر جو 2013 کی تھی ہم نے کہا دھاندلی ہوئی یار, ہم نے 4 حلقے کہہ دیے. 1 سال لگے رہے کہ صرف 4 حلقے کی آڈٹ کر دو تو ہم مطمئن ہو جائیں گے, اس لیے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. یہ میری ساری سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہے سوشل میڈیا پہ. 4 حلقے مانگے تھے اور پھر بار کہا تھا کہ 4 حلقے ہو جاتے. ہم نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں بنانی تھی کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. آپ یقین کریں جب وہ ہم عدالتوں سے جب 4 حلقے کھلوائے, 4 میں دھاندلی نکلی. لیکن پھر جو جوڈیشل کمیشن دھرنے کے بعد بنی اس کے اندر جو فائنڈنگز آئیں, ایک گورنمنٹ نے اصلاح نہیں کی,
कोई कोशिश नहीं की गई कि अगला इलेक्शन ठीक हो जाए। और फिर जब 2018 का इलेक्शन आया, उन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर, उन्हीं के नीचे पोलिंग स्टाफ, और कहते जी धांधली हो गई। सेनेट, जो भी आप में से पॉलिटिक्स में हैं, सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। वो तो छोड़े, विजुअल्स दिखा दिए गए, वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं, ऐसे में टेबल पे बैठे और ऐसे ऐसे नोट डाले जा रहे हैं बैग्स में, और कुछ नहीं हुआ। ये सोच लें कि ये, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की अखलाकियात किधर पहुंच गई हैं कि आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जाके पब्लिक के फैसले करने हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऐसे ऐसे नोट डाल रहे हैं अपने बैग्स के अंदर, और विजुअल्स भी आ जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन कुछ करती है, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। इस बारी फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेरीफाइबल वोट होनी चाहिए, जब उनको पता है, क्योंकि बार बार देखा गया कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। यानी मुझे ये, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें हमें क्या फायदा है। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर, ताकि सबको पता चल जाए वोट किसने डाली है। इसमें हमारा फायदा कैसे था? तो जब पता है कि सीक्रेट बैलेट पे पैसा चलता है, तो इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और ऑपोजिशन, वो क्यों इसको अपोज कर रहे थे? सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि वो लॉजिक क्या थी। जब आपने वीडियोस भी देख ली पैसे चलते हुए, ये क्या वजह है? मैं आपको मगरिब का बताता हूं, क्योंकि मेरा बड़ा टाइम गुजरा वहां, जिधर जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बर्तानिया में वेस्टमिंस्टर मॉडल। आप तसव्वुर नहीं वहां कोई कर सकता इस तरह की चीज। जो उनकी डेमोक्रेसी है, उसकी बेसिस मोरालिटी है। अगर उनकी डेमोक्रेसी आज चल रही है, तो उनके मॉरल वैल्यूज है जो डेमोक्रेसी को चलाते हैं। जब आप शुरू ही कर रहे हैं डेमोक्रेसी धांधली 2 नंबरी से, तो वो मोरालिटी किधर चली गई उसकी? तो जब आपको पता था, मैं आज भी मुझे नहीं समझ आई कि ये ऑपोजिशन, जब इनको पता था, इनके दौर में हमेशा पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में, इन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की? और इलेक्शन कमीशन, उसने क्यों मुखालफत की? फिर अब ईवीएम्स, ये ईवीएम्स कोई हमने एक दिन फैसला नहीं किया। हमने सारी रिपोर्ट देखी 2015 की, जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें डिटेल्स देखी कि किधर किधर उन्होंने, कितने तरीके थे उस रिपोर्ट में, अगर आप पढ़े कि किधर किधर धांधली होती थी, बैग्स कैसे खुले होते थे, डबल स्टैम्प्स कैसे लगते थे। तो वो जब रिपोर्ट सारी स्टडी की, तो उसमें पता चला कि ज्यादातर धांधली होती है जैसी पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में। डब्बे कई दफा बदले जाते हैं, रास्ते में वो जा रहा हो, हर किस्म की चीजें ये अदालत के अंदर आई थी जबकि जुडिशल कमीशन बैठी थी। तो उसको स्टडी करके हमने फैसला किया कि इसका तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन्स ले आओ। क्योंकि ईवीएम मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। किसी ने चेक करना है तो पेपर ट्रेल पड़ी हुई है। तो वो तो हमने बड़ा, यानी एकदम फैसला नहीं किया। अच्छा, फिर जब हमने ईवीएम शुरू किया, और तकरीबन 1.5 साल से बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाया हुआ है। 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है, इलेक्शन कमिश्नर आपका, स्टाफ सारा आपका, और फिर भी आप शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। तो बताएं तजवीज क्या है? 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी, बॉयकॉट करते रहे। अब मैं सवाल पूछता हूं कि तजवीज आपने देनी नहीं है, सारी इलेक्शन 50 साल से कंट्रोवर्शियल है, एक गवर्नमेंट वो लेके आ रही है ईवीएम मशीन्स, इसमें हमें क्या फायदा है? जिस तरह के सेनेट के इलेक्शन की ओपन वोटिंग से हमें क्या फायदा है? ईवीएम मशीन है क्या? बेसिकली ये होता है जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है कि वोट सारी पंच की,
जैसे इलेक्शन खत्म हुए दोबारा रिजल्ट आ गया, किसी ने चेक करना है, पेपर ट्रेल आपके सामने है। ये बड़ी सोच समझ के हम लेके आए थे कि इससे सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन ने। और फिर इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना, और कोई वजह नहीं दे रहा है। अजीब अजीब सी चीजें बता रहे हैं कि पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं बलूचिस्तान में बिजली ना हो तो क्या हो। यानी हर वो चीज। तो आजकल जो इलेक्शन है उसमें क्या होता है? कभी बताया है कि उस इलेक्शन के अंदर जो थैलियां खुली होती है, जो सब कुछ होता है, जो ड्रामा, जो 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता है, डबल स्टैंप लगा के हराया जाता है, ये सारी चीजें, तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ ईवीएम मशीन्स है। और मैं आज आप सबको ये कहना चाहता हूं कि देखें, जब भी आप एक माशरे में इस्लाह करने जाते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट खड़ा होता है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो एक करप्ट सिस्टम को चेंज इसलिए नहीं होने देता कि उनका फायदा उसके अंदर, इसके अंदर जितने भी जाली वोट्स बनाए हुए हैं वो निकल जाएंगे। सारी चीजें जो लोअर स्टाफ के जरिए धांधली करवाते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर वो चीजें आपके सामने पहली दफा एक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। मैं अभी तक नहीं समझा कि इसमें मेरी एंगल क्या है। अगर ओपन बैलेट होती है सेनेट की, उसमें मेरा फायदा क्या? अगर ईवीएम मशीन है उसमें हमारी पार्टी का क्या फायदा है? कोई अभी तक जवाब नहीं दे सके। लेकिन नहीं करना। और मुझे अफसोस ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसका सिर्फ काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो भी इसके खिलाफ उन्होंने पूरी मुहिम की है। उसके ऊपर पहले सेनेट के ऊपर उन्होंने जिस तरह अदालत ने मौका भी उनको दिया कि वेरीफाइबल वोट कर दें, उधर भी उन्होंने अपोज किया, अब भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सब मेरी टीम है और अपने एलाइज को भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ना, इसके अंदर जब तक हम, और मैं हम सब की बात कर रहे हैं, जब तक हम इस मुल्क की अखलाकियात को नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी इस मुल्क की, हम सब लीडर्स बैठे हुए हैं, लीडर्स अपनी मिसाल से लीड करते हैं। हम अगर खड़े नहीं होंगे इस मुल्क की अखलाकियात उठाने के लिए, तो ये क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि पटवारी और थानेदार ठीक हो जाएगा? हमेशा मोरालिटी ऊपर से शुरू होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में अपनी मिसाल से एक मुल्क की अखलाकियात, मॉरल स्टैंडर्ड्स उठा दिए। वहां भी शुरू में मुश्किलात थी, उधर भी मुनाफिकीन थे, उधर भी मुश्किल वक्त थे। लेकिन ये याद रखें कि कोई कौम आज तक अजीम कौम बन ही नहीं सकी जिसके अंदर इखलाकी कुव्वत ना हो इंसाफ करने के लिए। हर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। अगर आपके पास इखलाकी कुव्वत नहीं है, आप डील्स करते हैं, आप इंसाफ नहीं कर सकते। आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकते, आप माफिया से लड़ नहीं सकते। ये सिर्फ आप इनसे लड़ते हैं इखलाकी कुव्वत से। और ये शुरू होती है कि जब तक आपका इलेक्शन ही ठीक नहीं होगा, जब तक वही फ्री एंड फेयर नहीं होगा, जब वो ही तस्लीम नहीं करेगी ऑपोजिशन, तो डेमोक्रेसी तो शुरू उधर से होती है। शुरू से कंट्रोवर्सी हो जाए कि जी देखें, हमने 2013 में हमें पता था इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने ये नहीं किया जो इन्होंने किया। हमने सिर्फ 133 नेशनल असेंबली की सीट में 4 हल्के सिर्फ मांगे। हमने कहा इनकी ऑडिट कर दें, नहीं की इन्होंने तो हमें कहा ही कुछ नहीं। हम इनको कहते रहे कि बताएं अगर इलेक्शन में धांधली हुई हमें बताएं, हम तैयार थे। लेकिन ये मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम की पैदावार है और ये चेंज नहीं आने देंगे। ये चेंज हमने लेके आना है। और मैं ये चाहता हूं आप सबको कि देखें, आप सब समझें कि आप जिम्मेदार हैं इसके। ये कोई इमरान खान का कोई जाती फायदा नहीं हो रहा, ये हम सब के लिए, क्योंकि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम चेंज लेके आ रहे हैं। हम उनके लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि अगर जब इलेक्शन खत्म, जो इलेक्शन के अंदर चीजें होती हैं, हम सबको पता है क्या सेनेट इलेक्शन, मेरा मतलब इससे शर्मनाक चीज क्या है कि सेनेट इलेक्शन से पहले एक जनाब वो आके हमारे लोगों को पैसे ऑफर कर रहा है और उसकी वीडियो निकलाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये कौम देख रही है सारी। तो हम कौम को जब कहते हैं कि आप करप्ट ना हो और आप ये ना हो और आप ठीक,
तो वो ऊपर हमारी तरफ देखते हैं। मॉरल वैल्यूज ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसलिए ये हम सबका इशू है। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आप सब ने इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है। ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अरकान पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी जमात और इत्तेहादी जमात के अरकान को खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कायदे-ए-आज़म का ख्वाब था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बने।